हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। तो आज की कक्षा में हम हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है सर्वनाम, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सर्वनाम आखिर होता क्या है। जैसे आपसे यदि उदाहरण के तौर पर बात करें कि राम एक विद्यार्थी है, राम कक्षा 10 में पढ़ता है, राम पढ़ने में बहुत होशियार है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बार बार राम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि एक क्या है, संज्ञा है। अब हमें क्या है, संज्ञा के रिपीटेशन से बचना है, बार बार जो आवृत्ति हो रही है इससे बचना है। तो इससे बचने के स्थान पर हम क्या कह देंगे कि राम एक विद्यार्थी है जो कक्षा 10 का छात्र है, वह पढ़ने में होशियार है। तो राम शब्द के स्थान पर हम जितने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वही हमारे कहलाते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सभी नाम, सभी नाम। ठीक है, तो सर्वनाम का मतलब हो जाएगा ऐसे शब्द जो हम सभी नामों की जगह प्रयोग में ला सकें। अगर स्टेटमेंट के तौर पर कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, कॉमा सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वनाम क्या होते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। अगर हम बात करें हिंदी में जो मूलतः सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में जो मूल रूप से सर्वनाम माने हैं वो माने गए हैं 11। तो हम लोग लिख देंगे कि हिंदी में मूलतः सर्वनाम की संख्या 11 मानी गई है। 11 मानी गई है। तो आप लोगों से यदि पूछा जाए कि हिंदी में मूलतः सर्वनामों की कितनी संख्या होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो मूल रूप से सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं, 11। एक बार इनके नाम लिख लेते हैं। 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे हो सकता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, कुछ। ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखे हुए हैं कि मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, कुछ। ये जो सर्वनाम शब्द हैं ये किसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर हम बात करें सर्वनाम के आधुनिक भेद की, तो हिंदी में आधुनिक रूप से जो सर्वनाम के भेद माने गए हैं वो 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं आधुनिक रूप में, हिंदी में सर्वनाम के
6 भेद माने गए हैं, 6 भेद माने गए हैं। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में मूलतः सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तब आप लोगों के लिए ऑप्शन 11 दिया हुआ होगा, तो आपके लिए 11 करेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वनामों के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों के लिए कितना लगाना है, 6। आधुनिक रूप से जो हिंदी में सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं, 6। आइए एक एक करके 6 के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद है, सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद है वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आइए जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम है, इसका मतलब ये है कि ये शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जा रहे हैं, ठीक है। पुरुषवाचक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वयं के लिए या श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता या श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, कॉमा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहलाता है। अगर हम इसके भेदों की बात करें, अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके लिए पुनः 3 भागों में बांट दिया गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है वो होता है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो भेद होता है वो होता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा जो इसका भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का वो कहलाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप लोगों के लिए बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो पुरुषवाचक अगर सर्वनाम की आपके लिए पहचान करनी है तो आप लोगों के लिए बस केवल 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो या तो वक्ता अपने आप के लिए प्रयोग में ले रहा होगा, या फिर श्रोता मतलब ऑडियंस के लिए प्रयोग में ले रहा होगा, या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग में ले रहा होगा, तब वो हमारे ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके लिए भी 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया है। पहली जो कैटेगरी इसकी बनती है वो हमारी कहलाती है
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो क्या कहलाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरी जो कैटेगरी है उसके लिए हमने नाम दिया है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इनके लिए समझने के लिए हमें कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है, हमने इसका जो स्टेटमेंट लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसी के माध्यम से हम इसके लिए आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग में लाता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके लिए वक्ता स्वयं के प्रयोग में लाता है, उनके लिए हम लोग कह देते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हो गया, वक्ता। अब मैं अपने आप के लिए प्रयोग में जो शब्द लाऊंगा वो क्या कहलाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें लिख दे रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें वक्ता द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्दों को लिया जाता है। ठीक है, वक्ता अपने आप के लिए प्रयोग में लाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं क्या हो गया, वक्ता आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने आप के लिए कौन से शब्द प्रयोग में लाऊंगा, या तो कहूंगा मैं या फिर क्या कहूंगा, हम। तो मैं और हम जो शब्द हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो लिख दे रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, मैं या हम। अब आप लोगों से जो प्रश्न पूछेगा वो इसी प्रकार से पूछेगा कि मैं या फिर हम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप लोग कह दोगे मैं या हम, इसका मतलब ये क्या है, वक्ता है, और वक्ता की जो बात चलती है वो किस में चलती है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, पुरुषवाचक का कौन सा भेद हो जाएगा, वक्ता वाला कौन से भेद में आता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो सबसे हमने पहले वक्ता की बात कर ली है, वक्ता किस में आता है हमारा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अब वक्ता जो बातें कह रहा है वो किसी ना किसी कोई क्या कर रहा होगा, सुन रहा होगा, तो सुनने वाला क्या हो जाएगा, श्रोता। तो ऐसे सर्वनाम जो श्रोता के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें लिख देंगे ऐसे सर्वनाम शब्द जो श्रोता के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, कॉमा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर हम इन शब्दों की बात करें तो ये शब्द हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मैं वक्ता हूं तो मैंने अपने आप के लिए तो प्रयोग में ले लिए मैं और हम, तो आप लोगों के लिए प्रयोग में मैं क्या कहूंगा, या तो आप लोगों से कहूंगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, या फिर कहूंगा आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए हैं वो कौन कौन से लाए हैं, एक तो तुम लाया है और दूसरा क्या लाए हैं, आप लाए हैं। तो तुम और जो आप शब्द हैं, तुम और आप जो सर्वनाम शब्द हैं, तुम और आप जो सर्वनाम शब्द हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम का मतलब क्या होता है, श्रोता के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक का मतलब क्या होता है, वक्ता के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, वक्ता और श्रोता के अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन है, कोई साइड से निकलते हुए जा रहा है, अगर उसके लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम बोल देते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य का मतलब हो गया किसी थर्ड पर्सन के लिए। जैसे आप लोगों से बात कर दे रहे हैं अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कोई क्या है, व्यक्ति साइड से निकलते हुए जा रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे, यह जा रहा है या वह जा रहा है, या ये जा रहे हैं या फिर वे जा रहे हैं। तो ये चारों के चारों शब्द हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो लिख देंगे या तो यह या वह या ये या वे, ये चारों के चारों हमारे किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, क्योंकि ये किसी थर्ड पर्सन की ओर क्या कर रहे होंगे, इशारा कर रहे होंगे, इसलिए इनके लिए बोल देंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का पहला वाला भेद हमारा कंप्लीट होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम हमने जाना, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से या तो वक्ता अपने आप के लिए प्रयोग से परिचित कराएगा, या फिर श्रोता के लिए कराएगा, या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि वक्ता अपने आप के लिए प्रयोग में ला रहा है तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यदि श्रोता के लिए प्रयोग में ला रहा है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और यदि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में ला रहा है तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये जो सर्वनाम के उदाहरण दे रखे हैं, इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, या फिर कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, या फिर कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आशा करता हूँ आप लोग इसके लिए अच्छे से समझ गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के अगले भेद पर। सर्वनाम का अगला जो भेद है, सर्वनाम का दूसरा जो भेद है वह हमारा कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम का दूसरा जो भेद है उसको हम लोग बोलते हैं निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का मतलब तो हमें पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में ला जा रहे होंगे शब्द, ठीक है। निश्चय का मतलब होता है निश्चितता का बोध करा रहे होंगे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु की निश्चितता का बोध करा रहे होंगे उनके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध, स्थान की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं, कॉमा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप लोगों के लिए बता दिया कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी या तो वस्तु की या फिर स्थान की निश्चितता का बोध करा रहे होंगे, ठीक है, निश्चितता का बोध करा रहे होंगे तो उनके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे इसके यदि हम उदाहरण की बात कर लें तो उदाहरण के तौर पर आपके लिए ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है पहला, यह मेरा बैग है, यह मेरा बैग है, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए पता लग रहा है कि ये जो उदाहरण दे रखा है इसमें बताया जा रहा है कि ये जो बैग है वो किसका है, मेरा है, ठीक है। यह बैग क्या है, मेरा है। तो यहाँ पे क्या है, निश्चितता का बोध हो रहा है, व्यक्ति कन्फर्म है कि ये बैग किसका है, उसी का है। तो यहाँ पर जो यह शब्द हो जाएगा ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा उदाहरण लिख ले रहे हैं, जैसे वह मेरा घर है। कोई व्यक्ति बता रहा है कि जो घर है वो उसका है, इसका मतलब निश्चितता का बोध करा रहा है। इसका मतलब ये जो सर्वनाम शब्द है वह, ये भी क्या हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक उदाहरण की और बात कर रहे हैं, आपके सामने लिख दिया कि वह ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, अंडरलाइन कर दे वो यहाँ पे कि ये जो वह शब्द है ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप लोग तो ये सोचेंगे कि वह आ रहा है, इसका मतलब क्या है, निश्चितता का बोध करा रहा है कि जो वह लड़का है वो कैसा है, ईमानदार है। तो आप लोग निश्चितता के कारण यहाँ पे लगा देते कि ये किसका उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का। लेकिन आप लोग डेफिनेशन के लिए ध्यान से देखिए कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी या तो वस्तु का या फिर स्थान की निश्चितता का बोध कराते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़का है वो क्या है, प्राणी है। ये जो लड़का है वो क्या है, प्राणी है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे प्राणी की निश्चितता का बोध करा दिया है। अगर प्राणी की निश्चितता का बोध होता है तो फिर वो किसमें पहुंच जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसमें पहुंच जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसका मतलब ये जो उदाहरण है यहाँ पर ये जो वह शब्द है ये किसमें आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य
पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपके लिए ये ध्यान रखना है, यदि यह और वह शब्द किसके स्थान पर किसका बोध करा रहे हैं, वस्तु या फिर स्थान की निश्चितता का बोध करा रहे होंगे, तब तो वो हमारे किस में आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में। यदि किसी प्राणी का बोध करा दे रहे हो तब वो हमारे कहाँ पहुंच जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे वाले भेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों के लिए सर्वनाम का जो दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद की ओर। सर्वनाम का जो तीसरा भेद होता है वो कहलाता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो सर्वनाम का भेद है वो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसे स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु या फिर प्राणी की किसका बोध हो रहा होगा, अनिश्चितता का। ठीक है, यहाँ पे वस्तु भी हो सकती है और प्राणी भी हो सकता है। ठीक है, उनकी किसका बोध हो रहा होगा, अनिश्चितता का बोध हो रहा होगा। और सर्वनाम का मतलब तो पता ही है हमें, किसके स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं रिपीटेशन से बचने के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट में लिख दे रहे हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी या स्थान की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, कॉमा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बता दिया कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी या तो वस्तु या फिर क्या है, प्राणी है या फिर क्या है, स्थान है, इसकी किसका बोध करा रहे होंगे, अनिश्चितता का। हमें कोई बात निश्चय नहीं पता होगी तब हम उन सर्वनाम शब्दों के लिए क्या बोल देंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो उदाहरण की बात कर ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके सामने एक उदाहरण दे दिया कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो आप लोगों के लिए पता है दरवाजे पर कौन खड़ा है, नहीं पता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वाक्य की अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो अनिश्चितता का बोध होने के कारण यहाँ पर जो सर्वनाम होगा वो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन सा हो जाएगा, कोई। ये जो कोई शब्द है वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपके लिए अंडरलाइन करके दे देगा अगर स्टेटमेंट के तौर पर दे रहा है। ठीक है, तो अंडरलाइन कर देगा। कोई पर आपसे पूछेगा कि ये जो कोई शब्द है वो क्या है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, अनिश्चितता का। तो सर्वनाम कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या फिर आपसे सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न कर लेगा कि कोई शब्द क्या होगा,
कोई शब्द क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई का मतलब हमें पता ही नहीं है, नहीं पता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यदि दूसरे उदाहरण की बात करें हम लोग, यदि दूसरे उदाहरण की बात करें तो कह दे रहे हैं कि घर में कुछ छिपा है, घर में कुछ छिपा है। ठीक है, आपने जैसे ही स्टेटमेंट को पढ़ा तो स्टेटमेंट कह रहा है कि घर में कुछ छिपा है। क्या छिपा है, नहीं पता है, हमारे लिए नहीं पता है। इसका मतलब क्या है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई सर्वनाम ऐसा होगा जो अनिश्चितता का बोध करा रहा होगा। ठीक है, कौन सा शब्द अनिश्चितता का बोध करा रहा है, कुछ करा रहा है। इसका मतलब ये जो कुछ शब्द है ये क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वैसे भी आपसे यदि जो प्रश्न पूछेगा वो ऐसे ही पूछेगा कि कुछ शब्द क्या होता है, तो कुछ किसका बोध कराता है, अनिश्चितता का। तो अनिश्चितता का बोध कराने के कारण ये जो कुछ शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप लोग के लिए आसानी से समझ में आ गया होगा कि कोई शब्द या फिर कुछ शब्द वाक्य में किसका बोध कराते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। इस कारण यहाँ पर जो सर्वनाम होगा वो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के अभी तक हम लोग 3 भेद पढ़ चुके हैं। पहला बताया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपके लिए बताया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपके लिए बता दिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के चौथे भेद पर, जिसका नाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का चौथा जो भेद है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, सर्वनाम के नाम से तो हमें पता ही लग रहा है कि सर्वनाम है, इसका मतलब संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त किए जा रहे होंगे। ठीक है, प्रश्न का मतलब क्या है कि वाक्य में क्या है, प्रश्न के माध्यम से बात कही जा रही होगी। अगर प्रश्न के माध्यम से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो उनके लिए हम क्या बोल देंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं इसका भी। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं, कॉमा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप लोगों के लिए स्टेटमेंट देख के पता ही लग रहा होगा कि अगर प्रश्न का बोध कराया जा रहा है तो फिर सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए उदाहरण के माध्यम से इसके लिए और अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके सामने उदाहरण दे दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपके लिए सीधे सीधे पहचान कर लेनी है कि अगर लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी जो प्रश्न है वो कौन सा हो रहा है, क्या से हो रहा है। ठीक है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या शब्द आ गया, इसका मतलब ये जो क्या शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या शब्द क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि क्या शब्द होता है,
कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सीधे से हमें पता लग रहा है क्या होता है, प्रश्न करते हैं हम, क्या से प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, यहाँ पे भी हमें पता लग रहा है कि लास्ट में ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द प्रश्न का बोध करा रहा है, कहाँ करा रहा है, कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये जो कहाँ शब्द है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। एक और यदि उदाहरण की बात करें तो तीसरा उदाहरण लिख दे रहे हैं आप लोगों के सामने, तुम कौन हो, तुम कौन हो, लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब आप लोग समझ गए यहाँ पे जो सर्वनाम होगा वो कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहचानने की बात कर लें तो प्रश्न कहाँ से हो रहा है, कौन से हो रहा है, तो कौन प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कौन शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपसे यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए क्या शब्द या फिर कौन शब्द या फिर कहाँ शब्द या फिर कैसे शब्द, ये चारों के चारों हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये किसका बोध कराते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के पांचवें भेद की ओर। सर्वनाम का पांचवा भेद, सर्वनाम का जो पांचवा भेद है वह हमारा कहलाता है संबंध, संबंध वाचक, संबंधवाचक। थोड़ा सा इसके लिए रब करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाम से ही इसके स्पष्ट है कि ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसका बोध करा रहे होंगे, संबंध का, परस्पर किसका बोध करा रहे होंगे, संबंध का बोध करा रहे होंगे, तो उनके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए इसका भी स्टेटमेंट हम लोग लिख दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में एक लाइन दे देता है, स्टेटमेंट दे देता है, अब वो आपसे पूछता है कि ये क्या है, तो आप लोगों के लिए क्या है, यदि स्टेटमेंट पता है तो आसानी से बता सकते हो ये क्या होगा। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं, कराते हैं, कॉमा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, कॉमा संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हो गया, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसका बोध करा रहे होंगे, वाक्यों के बीच में संबंध का बोध करा रहे होंगे, उनके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से इसके लिए आसानी से समझते हैं। ठीक है, फॉर
एग्जाम्पल, ठीक है। यदि हम आप लोग के सामने उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दो स्टेटमेंट हैं, अलग अलग क्लाउज हैं, ठीक है, अलग अलग उपवाक्य हैं, इनमें क्या दे रखा है, परस्पर संबंध का बोध कराया जा रहा है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी किसका बोध करा रहे हैं, लाठी और भैंस के साथ में संबंध का बोध करा रहे हैं। तो ये जो हमारे शब्द हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगर यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग करते तो कैसे कह देते, जैसे विष्णु की लाठी और विष्णु की भैंस, तो हम यहाँ पे विष्णु शब्द ना प्रयोग करके क्या कह दे रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो जिसकी और उसकी ये सब हमारे शब्द क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। किसका बोध करा रहे होंगे, संबंध का, ठीक है। जैसे कह दिया जाए जो करेगा, जो करेगा तो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। करना और भरने के बीच में जो संबंध दर्शा रहे हैं शब्द वो हमारे कौन से हैं, ठीक है, जो और सो। तो यहाँ पर ये जो और सो शब्द हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब हम लोग समझ गए, जो वाक्यों में क्या दर्शा रहे होंगे, संबंध के लिए दर्शा रहे होंगे, दो शब्दों के बीच में क्या दर्शा रहे होंगे, संबंध के लिए, ठीक है। एक उदाहरण और ले रहे हैं, जैसा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए पता लग रहा है बोओगे और काटो के बीच में, ठीक है, क्या आ रहा है, संबंध आ रहा है, ठीक है। वो संबंध कैसा आ रहा है, ठीक है, जैसा और वैसा। तो ये जो जैसा और वैसा शब्द है यहाँ पर वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब हो जाता है कि दोनों के लिए क्या है, कनेक्टिव, मतलब क्या है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, दोनों के बीच में क्या है, संबंध दर्शाया जा रहा है। तो जहां संबंध वहां कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ठीक है। अब आपसे यदि पूछ ले क्वेश्चन में कि ये जो मेरा शब्द है, ठीक है, ये कौन सा सर्वनाम है, ये जो मेरा शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है, तो हम लोगों के लिए पता है घर तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, घर क्या है, संज्ञा है, ठीक है। बाकी यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चितता का बोध करा रहा है, ठीक है। तो बचता कौन सा है, मेरा बचता है, ठीक है। अब ये जो मेरा है वो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है, किसके बीच में, घर और यह के बीच में, घर और यह के बीच में, घर और यह के बीच में संबंध क्या दर्शा रहा है कि घर किसका है, मेरा है, ठीक है, संबंध का बोध करा रहा है। इस कारण ये जो मेरा शब्द है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो मेरा हो गया, तुम्हारा हो गया, हमारा हो गया, हमारी हो गया, ठीक है, ये सभी शब्द किसमें आ जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में। तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब हम लोग समझ गए कि अगर दो वाक्यों के बीच में क्या है, दो शब्दों के बीच में यदि संबंध का बोध कराया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस के बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है, जिसकी और उसकी, तो ये दोनों क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, करने और भरने के बीच में संबंध कौन दर्शा रहे हैं, जो और सो कनेक्ट करने का कार्य कर रहे हैं, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो काटने और बोने के बीच में जो संबंध दर्शा रहा है वो कौन से शब्द दर्शा रहे हैं, जैसा और वैसा, तो जैसा और वैसा भी हमारे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह मेरा क्या है, घर है, यह मेरा घर है, तो यह और घर के बीच में जो संबंध दर्शाने का कार्य कर रहा है वो कौन दर्शा रहा है, मेरा दर्शा रहा है। इसका मतलब मेरा शब्द भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के अंतिम भेद की ओर। तो सर्वनाम का जो अंतिम भेद है उसके लिए हम लोग बोलते हैं निज वाचक
सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, हिंदी में निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है स्वयं। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। और सर्वनाम का तो मतलब बताइए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में ला रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनके लिए कर्ता क्या है? स्वयं के लिए प्रयोग में लाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके लिए कर्ता स्वयं के प्रयोग में लाता है, उनके लिए हम लोग क्या बोल देते हैं? निजवाचक सर्वनाम। क्या बोल देते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो आइए इसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं एक बार। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके लिए कर्ता स्वयं के प्रयोग में, स्वयं के प्रयोग में लाता है, स्वयं के प्रयोग में लाता है, कॉमा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निजवाचक का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके लिए कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग में लाएगा, उनके लिए हम लोग क्या बोल देंगे? निजवाचक सर्वनाम। आइए उदाहरण के माध्यम से इसके लिए भी स्पष्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, अपने आप, ये जो शब्द है अपने आप, ठीक है, वो कर्ता किसके लिए प्रयोग में ला रहा है? स्वयं के लिए ला रहा है। तो स्वयं में लाने का मतलब हो गया ये किसमें आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो आपसे यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ये जो शब्द है अपने आप, ठीक है, ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये किसका आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम का। ठीक है, दूसरा उदाहरण आपके सामने लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं घर का कार्य स्वयं करूंगा, स्वयं या खुद करूंगा। मैं घर का कार्य स्वयं या खुद करूंगा। अब आपसे क्या करेगा? ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, वहाँ पे स्वयं या खुद के आगे क्या कर देगा? अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए, ये सर्वनाम का कौन से वाले भेद है? ये सर्वनाम का कौन सा वाला भेद है? तो आप लोग एक बार ये देखो कि मैं घर का कार्य स्वयं या खुद करूंगा। तो मैं क्या है? कर्ता है कोई। तो कर्ता क्या है? अपने आप के लिए प्रयोग में शब्द लेकर आ रहा है, कौन से वाले? स्वयं या खुद। तो कर्ता अपने आप के लिए, ठीक है, प्रयोग में लेने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आ जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम में। तो ये जो स्वयं शब्द है या खुद शब्द है या अपने आप शब्द है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम में। लेकिन आपके लिए एक बात ध्यान रखनी है, नोट करके आप लोगों के लिए एक बात ध्यान रखनी है, बता दे रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ है तीसरा, माताजी आप बैठ जाइए, माताजी आप बैठ जाइए, माताजी आप
बैठ जाइए। ठीक है, अब वो कभी कभी क्या करता है, एग्जामिनर आपके लिए एक स्टेटमेंट देता है। ठीक है, स्टेटमेंट देता है, अब वो क्या करेगा, जो सर्वनाम शब्द होगा उसके आगे क्या कर देगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन करने के बाद में आपसे पूछेगा कि आपके लिए ये बताना है कि यहाँ पर जो शब्द है, सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम का कौन सा वाला भेद है। ठीक है, जैसे आपके सामने यही समझिए कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया कि माता जी आप बैठ जाइए। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर ये जो आप है, आपके नीचे क्या कर दे रहा है, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने का मतलब है आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए आप शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। ठीक है, तो आप लोग तो ये सोचेंगे कि निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, आप शब्द का प्रयोग होता है, स्वयं शब्द का प्रयोग होता है, खुद शब्द का प्रयोग होता है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम। और वहीं पर आप क्या हो जाएंगे, गलत साबित, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के लिए हो, किसके लिए हो, आदर सूचक। ठीक है, आप शब्द का प्रयोग यदि किसके लिए हो, आदर सूचक के रूप में, किसके रूप में हो, आदर सूचक के रूप में। ठीक है, अब जो माता जी हैं उनका क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो आप शब्द आ रहा है वो किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है, आदर सूचक के लिए। तो जब कभी भी आप शब्द का प्रयोग किस में हो जाए, आदर सूचक में हो जाए, तब यहाँ पर ये जो आप है वो निजवाचक ना होकर किस में पहुंच जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में पहुंच जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में पहुंच जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और आपके लिए पता है, ठीक है, बताया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है, कौन से वाले भाग में आप आता है, तो ये आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तभी ये किसमें पहुंच जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यदि कभी भी क्या है कि आप शब्द का प्रयोग किसके रूप में होए, आदर सूचक शब्द के प्रयोग में हो रहा हो, तो आप लोग आसानी से समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम की, ना कि किसकी बात चल रही है, निश्चयवाचक सर्वनाम की। ठीक है, तो ये सर्वनाम के 6 के 6 वेद क्या हो गए, कंप्लीट। ठीक है, एक बार आपके लिए रिवाइज करा दे रहे हैं बैक में कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो अगर हमें क्या है, संज्ञा के रिपीटेशन से बचना है, बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो यही आप बता देंगे आसानी से, सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द। ठीक है, अगर बात करें कि हिंदी में मूलतः सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग आसानी से बता देना कितनी होती है, 11। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वनाम के आधुनिक कितने भेद होते हैं, आधुनिक रूप में जो सर्वनाम के भेद हैं वो कितने माने गए हैं, 6। पहला वाला भेद आपके लिए कौन सा बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम, पढ़ा दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा वाला भेद कौन सा बताया है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा वाला सर्वनाम का भेद कौन सा बताया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद कौन सा बताया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा वाला भेद कौन सा बताया है, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा जो अंतिम भेद है सर्वनाम का, वो आपके लिए कौन सा बताया है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये जो फैक्ट है वो आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सर्वनाम से रिलेटेड एक प्रश्न कभी कभार और पूछ लेता है, उसकी चर्चा हम लोग कर ले रहे हैं कि जैसे आपके लिए जब संज्ञा पढ़ाया था तो संज्ञा में बताया था कि अगर क्या है, हमारे पास में जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, कोई जातिवाचक संज्ञा है, जैसे मित्र है, क्या है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। इसके लास्ट में यदि हम कोई प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं, जैसे हमने लास्ट में प्रत्यय जोड़ दिया ता, तो मित्र प्लस ता बराबर क्या हो जाएगा, मित्रता। अब मित्रता का क्या होता है, भाव होता है। इसका मतलब जो मित्रता शब्द है वो हमारी कौन सी संज्ञा बन जाती है, भाववाचक संज्ञा। तो कभी कभी हमसे यही पूछता है कि जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने के बाद में किसका निर्माण होता है, तो संज्ञा चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं किसका निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का। ऐसे ही क्या है, अगर हम सर्वनाम शब्दों के भी क्या है लास्ट में प्रत्यय शब्द जोड़ दें, सर्वनाम शब्द के लास्ट में क्या जोड़ दें, प्रत्यय शब्द जोड़ दें, तब भी हमारा किसका निर्माण हो जाता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग लिख देंगे यदि यदि सर्वनाम शब्दों के अंत में, सर्वनाम शब्दों के अंत में प्रत्यय को
जोड़ दिया जाए, प्रत्यय को जोड़ दिया जाए, प्रत्यय को जोड़ दिया जाए, कॉमा, तो भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो अभी तक हम लोग ये जान गए हैं कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो या तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से बन रही हैं, या फिर किससे बन रही हैं, सर्वनाम के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बन रही हैं। आगे भी बनती हैं, जैसे विशेषण में प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो हम आपके लिए विशेषण वाली कक्षा में बताएंगे। और क्रिया में भी अगर क्या है, हम प्रत्यय जोड़ देते हैं मूल धातु में, तब भी हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो जब हम क्या करेंगे, क्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे या फिर विशेषण का विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो उन वाले लेक्चरों में हम आप लोगों के लिए बता देंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। हालांकि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सर्वनाम चल रहा है, तो हमारे जो फैक्ट होने चाहिए वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, सर्वनाम से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि उदाहरण की बात कर लें, ठीक है, उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है अपना, आप लोगों के लिए बता दिया, ये जो अपना है वो क्या आ जाता है, निजवाचक सर्वनाम आ जाता है। ठीक है, इसके लास्ट में हमने जोड़ दिया पन, क्या जोड़ दिया, पन। तो अब ये क्या हो जाएगा मिलके, ठीक है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मतलब होता है ऐसे शब्दांश, शब्द नहीं, शब्दों के अंश, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे शब्दांश जो शब्द के कहाँ जोड़ते हैं, अंत में जोड़ते हैं, तब वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। ये क्या है, कोई शब्द है, इसके लास्ट में हमने क्या जोड़ा है, शब्द का अंश जोड़ा है, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, प्रत्यय। तब हम इसके लिए क्या बोलते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, लास्ट में जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अपनापन, अपनापन। अब आप लोगों के लिए पता है कि अपनेपन का क्या होता है, भाव होता है। अपनेपन का क्या होता है, भाव होता है। इसका मतलब अपना क्या था, सर्वनाम था, सर्वनाम में हमने क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, सर्वनाम में हमने क्या करा, प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, तो प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो शब्द बन का आया वो हमारा क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का मतलब आप लोगों के लिए बता चुके हैं। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है ये अदृश्य होती हैं, इनके लिए कभी हम देख नहीं सकते, बल्कि क्या है, महसूस कर सकते हैं। अब आप लोगों से कहा जाए कि आपने अपनापन देखा है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल नहीं देखा है, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं कि अपनापन कैसा होता है। तो जहाँ महसूस करने की बात आ जाए तो आप लोग समझ जाना संज्ञा कौन सी बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरे उदाहरण की बात कर लें, जैसे मम। ठीक है, मम का मतलब क्या होता है, मम का मतलब होता है मेरा। मम का मतलब क्या होता है, मेरा। तो अभी आपके लिए बताया मेरा क्या था, संबंधवाचक सर्वनाम था। मेरा क्या था, संबंधवाचक सर्वनाम। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ठीक है, प्रत्यय जोड़ दे रहा हूं, तो प्रत्यय क्या जोड़ दे रहा हूं, तो। वैसे भी आपके लिए बताया प्रत्यय शब्दों के बेअंश होते हैं, प्रत्यय शब्दों के बेअंश होते हैं जो कहाँ जोड़ते हैं, लास्ट में ऐड होते हैं। ठीक है, शब्दों के कहाँ, लास्ट में ऐड होते हैं। ठीक है, तो जब क्या किया गया हम लोगों ने, ठीक है, मम के लास्ट में, मम एक शब्द है जो कि क्या है, सर्वनाम है। कौन सा वाला सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें हमने प्रत्यय क्या जोड़ दिया, तो प्रत्यय जोड़ दिया। तो प्रत्यय जोड़ने के बाद में अब जो शब्द बन का आ रहा है वो क्या आ जाएगा, ममत्व। क्या आ जाएगा, ममत्व। ठीक है, ममत्व। ठीक है, ममत्व भी क्या होता है, एक भाव होता है। ममत्व क्या होता है, भाव होता है। तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग क्या है, उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, हमारे पास क्या है, कोई सर्वनाम शब्द हैं, और उनके लास्ट में हम क्या जोड़ दें, उनके लास्ट में हम प्रत्यय जोड़ दें। तो प्रत्यय जोड़ने के बाद में अब ये जो पूरा शब्द है वो किसका रूप धारण कर लेता है, भाववाचक संज्ञा का। तो आज का जो हमारा सर्वनाम वाला टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग विशेषण के ऊपर विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।